हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने अपना मुंह खोला तुमने। राजकुमार ने वीरेश को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वीरेश ने बस उसकी तरफ घूर कर देखा और उसका हाथ वीरेश के नजदीक भी नहीं आ पाया। समर पूरी कोशिश कर रहा था उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की, लेकिन उसका हाथ वीरेश के नजदीक ही नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ एकदम अकड़कर पीछे की तरफ होता जा रहा हो। और तभी समर को एक तेज दर्द महसूस हुआ, तो वो दर्द में चीखा, आह, हमारा हाथ, क्या हो रहा है हमें? सैनिकों, इधर आओ। उसके इस तरह से चिल्लाने पर वसुंधरा ने उलझन से वीरेश की तरफ देखा। उसे कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि वही ये कर रहा है, लेकिन कैसे, ये उसे समझ नहीं आया, क्योंकि उसके हाथ तो एकदम सीधे थे और वो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। और तभी उसने हल्का सा मुस्कुराया, तो जैसे ही सैनिक वहां पर आए, राजकुमार का हाथ नीचे हो गया। राजकुमार को समझ नहीं आया कि वहां पर क्या हुआ था, और वो चिल्लाते हुए वहां से वापस भाग गया। वसुंधरा ने एक नजर वीरेश की तरफ देखा और बोली, ये सब कैसे, क्या क्या हुआ था भाई साको? वीरेश ने बात बदलते हुए कहा, आपके भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। आपको मेरे लिए खाना लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझसे ज्यादा बात करने की। मुझे नहीं लगता किसी को भी ये पसंद आएगा, इसलिए राजकुमारी आप यहां से जाइए। राजकुमारी वसुंधरा की बात सुनकर बिना उसकी तरफ देखे ही वीरेश ने उससे कहा, और उसकी बात सुनकर वसुंधरा सफाई में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी चंद्रिका वहां पर आ गई और उसने जमीन पर बिखरा हुआ वो खाना और थाली देखी। फिर चंद्रिका ने बारी बारी से राजकुमारी वसुंधरा और वीरेश की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने झुककर थाली उठाई और फिर जमीन पर बिखर पड़ा हुआ खाना वो उठाने ही वाली थी कि तभी उसने देखा वीरेश भी जमीन पर बैठ गया और अपने आसपास पड़ा हुआ वो सारा खाना अपने हाथों से उठाकर थाली में रख रहा है। उसके ऐसा करने पर चंद्रिका एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखने लगी, और तब तक वसुंधरा वहां से वापस अपने कक्ष में चली गई। खाना उठाकर थाली में रखते वक्त चंद्रिका ने ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ वीरेश के हाथ से छू गया, और उसका हाथ छूते ही को एक अलग एकदम नई ऊर्जा अपने आसपास महसूस हुई। और दूसरी तरफ चंद्रिका को जैसे एक झटका सा लगा और उसकी आंखें हैरानी से कुछ ज्यादा फैल गई, और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और वो उठकर खड़ी हो गई। उसके ऐसा करने पर वीरेश ने भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, चंद्रिका एकदम ही राजकुमारी के कक्ष के अंदर चली गई। उसके इस तरह से भागने पर वीरेश को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये अभी अभी क्या महसूस हुआ मुझे? क्या क्या सच में ऐसा कुछ था, या फिर और ये राजकुमारी की सेविका, इसके साथ कुछ तो गलत है। पंचपाठ। रात का समय। राजमहल की छत। राजकुमारी बहुत ही बेचैनी से वहां छत पर टहल रही है, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आसमान में चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त वहां पर कोई नहीं है, क्योंकि राजमहल की छत रात के वक्त कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत खतरा है, और खासकर राजकुमारी और राज परिवार के बाकी सबको वहां पर जाने के लिए मना है। तभी छत की मुंडेर के पास चलते हुए राजकुमारी एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है या फिर उसके साथ साथ ही वहां पर चल रहा है। और ऐसा एहसास होते कि वो अपनी जगह पर रुक गई, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। उसने वापस अपनी गार्डन सामने की तरफ मोड़ ली और बिना पीछे देखे ही बोली, मुझे पता है तुम यहां पर ही हो, इसलिए कोई फायदा नहीं है ये लुका छुपी खेलने का। राजकुमारी इतना बोलते हुए दोबारा से पीछे मुड़ी तो इस बार उसे वहां पर एकदम काला साया नजर आया, जो धीरे धीरे एक आकार ले रहा था, और वहां पर इतना अंधेरा है कि राजकुमारी के सिर्फ वस्त्र आभूषण ही अंधेरे में चमक रहे हैं, और उसके बालों में लगे हुए वो सफेद मोती। राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा दूर से देखने पर। सिर्फ एक लड़की की आवाज आई, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से यहां पर इंतजार कर रही थी, लेकिन अब फिर से पिछली बार की तरह बिना कुछ बोले गायब मत हो जाना। अपने सामने खड़े उसे कल साये से बात करते हुए राजकुमारी ने बोला, और लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। और तभी वो उसके कंधे पर अपना सर टिकती हुई बहुत ही आराम से वहां पर खड़ी हो गई, और दोनों ही सामने की तरफ देखते हुए बहुत आराम से खड़े हैं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कहीं नहीं जाऊंगा मैं अब तुम्हारे बिना,
अब इस जन्म में तो हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ये श्राप भी नहीं। तुम्हें अपने साथ तो मैं लेकर ही जाऊंगा। हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, चाहे जहां ले चलो, बस मुझे अकेले मत छोड़ना। फिर से उस लड़की की आवाज आई और उसके बाद वो दोनों ही वहां पर छत से गायब हो गए और उनके पीछे रह गया सफेद और काले धुएं का एकदम हल्का पड़ता हुआ निशान, जो धीरे धीरे वहीं कहीं आसमान में मिलकर गायब हो गया। नहीं नहीं, जाना मुझे कहीं भी, फिर से तुम यहां पर कैसे? एकदम से चिल्लाती हुई वो अपने बिस्तर पर उठ बैठी। इस वक्त उसे कक्ष में भी बहुत अंधेरा है, क्योंकि वहां पर रात के वक्त कोई भी रोशनी नहीं है और अभी आधी रात से ज्यादा का वक्त है। लेकिन तभी वहां कमरे में डर की वजह से हाँफने की आवाज और तेज चलती सांस और दिल की धड़कन एकदम साफ सुनाई दी और अपने दिल पर हाथ रखते हुए वो बोली, फिर से वही सपना। आखिर कब ये सपना मेरा पीछा छोड़ेगा? और ऐसा ही क्यों होता है हर बार? उसे सपने में बस जगह अलग होती है। क्या चाहता है आखिर वो? कौन है आखिर वो? और ये जन्मों का खेल और कौन सा श्राप? क्या सच में ये सब कुछ सच है या फिर सिर्फ एक सपना? अपने आप से सवाल करती हुई वो बिस्तर पर उठकर बैठी हुई है। उसकी आंखों से नींद एकदम ही गायब हो चुकी है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, जिसे उसने अपने हाथ से पोंछा और फिर अपने आप से ही ये सारे सवाल करने लगी, जिसके जवाब उसे अब तक इतने सालों में नहीं मिले हैं। तो फिर अब क्या मिलेंगे? कहानी जारी है। कौन सा श्राप है जो राजकुमारी और राज परिवार से जुड़ा हुआ है और कौन था वो काला साया? क्यों आते हैं राजकुमारी को ये सब? क्या लगता है आप लोगों को? बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करिए स्टोरी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जंगल के बीच बना आश्रम। ठाकुर नरेंद्र प्रताप बहुत ही परेशानी के साथ इधर से उधर टहलते हुए बोले, पहाड़ी के दूसरी तरफ वाले बाकी दोनों गांव भी पूरी तरह से काली शक्तियों के कब्जे में हो गए हैं और दिन प्रतिदिन वो अपना साम्राज्य बढ़ाता ही जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मणिकनाथ, कुछ करो। उनके सामने ही उसे ऊंचे से पत्थर पर महात्मा आसन लगाकर बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत ही आराम से ठाकुर की बात का जवाब देते हुए कहा, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ है, तब तक हम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो नरेंद्र। महात्मा की बात सुनकर ठाकुर ने उसके चेहरे की तरफ गौर करते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारे माथे पर तो चिंता की एक भी लकीर, एक भी शिकन नजर क्यों नहीं आ रही? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो इन सब के बीच? महात्मा ने इसी तरह एकदम सहूलियत से जवाब दिया, क्योंकि शांत रहना हमारा स्वभाव है। हमने खुद को इस तरह से धर लिया। हम तुम्हारी तरह अति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। महात्मा के सामने वाले स्थान पर बैठते हुए ठाकुर ने उनसे ये सवाल किया, अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ तो सोचा ही होगा तुमने इस विषय में। कम से कम मुझे भी उसे बारे में बता दो, जिससे कि मुझे भी थोड़ी तसल्ली मिले। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वहीं कोने में खड़ी हुई शिवानी उन सब की बातें सुन रही है। महात्मा ने हल्के से अपनी पलकें झपकाईं और बोलना किया, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही तो शुरू हुआ है और अगर पैदा होते ही उसने अपने माँ बाप को मार डाला, अपने आसपास के किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, सब पर ही कर ढाना शुरू कर दिया था, तो ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उसे रोकना इतना आसान नहीं होने वाला है। ठाकुर तुरंत ही उस बात की सफाई देते हुए बोला, नहीं, उसने अपने माता पिता में से किसी को भी नहीं मारा। उन दोनों की ही जान अलग अलग कारणों से गई थी। मैं तुम्हें बता चुका हूं ये बात पिछले सालों में। उसकी माँ उसके पैदा होने से पहले ही चल बसी थी और उसके पिता ने आत्महत्या की थी। महात्मा ने एकदम गंभीर होते चेहरे के साथ कहा, हाँ, पता है हमें ये सब, सीधी तरह से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कारण वही था, वही शैतान का अंश, वही श्राप जो 50 सालों के बाद तुम्हारे घर में जन्म लेकर वापस लौटा। और उसने जो श्राप दिया था वो भी पूरा हुआ। ठाकुर ने भी उसी तरह गंभीरता से कहा, हाँ, इसीलिए इस बार हमें शैतान को नहीं बल्कि श्राप को खत्म करना है और मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें उसे पर से सिर्फ श्राप हटाना है और शैतान को उससे अलग करना है। महात्मा ने जैसे ठाकुर को याद दिलाते हुए कहा, नरेंद्र, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो ये मुमकिन नहीं है और ना ही इतना आसान होने वाला है। कोई उनकी बातें सुन रहा है,
इस बात से अनजान वो दोनों आपस में इस बारे में इस विषय पर बात कर रहे हैं, तभी पीछे से शिवानी के कंधे पर किसी ने हाथ रख तो वो एकदम ही चौंक कर पीछे मुड़ी और उसने पीछे देखा तो वहां पर सक्षम खड़ा हुआ था और शिवानी को ऐसे वहां से थोड़ा दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनते देख सक्षम ने थोड़ा शक भरी निगाहों से शिवानी की तरफ देखा और कहा, गुरुजी को बुलाने के लिए आई थी ना तुम, यहाँ पर रुक कर क्या कर रही है? शिवानी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, गुरुजी, वो हाँ, गुरुजी व्यस्त हैं, अपने मित्र के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें परेशान करना उचित नहीं लगा और मैं यहाँ पर ही रुककर प्रतीक्षा करने लगी। सक्षम ने उसे बताया, लेकिन हमारे पाठ अध्ययन का भी समय हो रहा है और अपर्णा माँ भी व्यस्त हैं, तो गुरुजी को सूचित करना चाहिए। अच्छा, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर उन्हें बुलाकर लाता हूँ। शिवानी मुड़कर वहां से वापस जाते हुए बोली, नहीं, मैं यहाँ पर रखकर क्या करूंगी, मैं सभी के साथ वापस जाकर बैठती हूँ। इतना बोलकर शिवानी वहां से चली गई और सक्षम गुरुजी को बुलाने के लिए वहां पर थोड़ा सा आगे आ गया, जहां पर गुरुजी अपने दोस्त नरेंद्र ठाकुर के साथ बैठे हुए थे। दूसरी तरफ राजमहल की दरबार में पहरेदार में आते हुए कहा, महाराज, एक संदेशवाहक आवश्यक संदेश लेकर आया है। महाराज ने उसे आदेश दिया, हाँ ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कुछ देर बाद एकदम सादे कपड़े पहने और बड़ी सी मूंछों वाला एक पतला दुबला सा आदमी वहां पर आकर खड़ा हुआ। उसने बहुत ही सम्मानपूर्वक अपना सर झुकाया और बोला, महाराज, दुश्मन देश आप पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी वहीं से आया हूं और आपको चौकन्ना रहना चाहिए। वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं या फिर हो सकता है उन्होंने अपना कोई गुप्तचर पहले ही आपके राज्य में भेज दिया हो। राजा ने गंभीर होते हुए चेहरे के साथ प्रश्न किया, किस दिशा से हमला होने की आशंका है? उसे उस आदमी ने महाराज को चेतावनी देते हुए कहा, महाराज, उत्तम पश्चिमी देश के नरेश शांडिल्य आपसे प्रतिशोध के लिए सेना एकत्रित कर रहा है और वहीं दूसरे देश के राजाओं को भी भड़का रहा है, तो उत्तर पश्चिम की तरफ आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसकी पूरी बात सुनकर राजा ने उसे वहां से वापस भेज दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। राजा के इतने आदेश पर संदेशवाहक वहां से चला गया और तभी राजा अपने सेनापति, मंत्री और बाकी राज दरबारी के साथ इस बारे में चर्चा करने लगा और तभी राजकुमार समर वहां पर आया। राजकुमार समर में राजा के आगे जाकर हल्के से सिर झुकाते हुए पूछा, पिताश्री, मैं अपने मित्रों के साथ शिकार पर जाने की अनुमति चाहता हूँ। समर की तरफ नजर उठाकर देखे बिना ही राजा ने सख्ती से कहा, समर, अभी जाओ यहाँ से, यहाँ गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है और तुम्हारी इन बचकानी चीजों के लिए अभी समय नहीं है। राजकुमार समर बहुत ही ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, हमारे पास तो आपके लिए कभी भी समय नहीं होता पिताश्री, बस आपको वसुंधरा और अपने राज्य की ही पड़ी रहती है। हमें तो समझ नहीं आता मैं आपका पुत्र हूं भी या नहीं। कहानी जारी रहेगी।